है। जिस तरह उसने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पे और उनके घर वालों पे एक अखलाकी हमला किया है, क्या ये हमारा दीन और हमारा मज़हब और हमारी अखलाकियात इजाज़त देती है? अच्छा सर, ये बताइए कि राना तनवीर साहब की बात कर रहा हूँ यार। सर आपने तो वो बात सबको की, इसको कंडेम करना चाहिए। सियासत करें लेकिन लोगों की ज़ातियात और घरों को ना वो अटैक करें। पुरानी यार डॉक्टर साहब तो मुझे लगा कि एजेंडे से आए हैं, मुल्क की इकॉनमी बढ़ा दी, मुल्क की तबाही कर दी। IMF को कहते थे मैं बड़ा उस्ताद हूँ, बड़े मैं माहिर हूँ, उनसे तो बात उनकी बनी नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत कोई सख्त रह गई है तो मेरे ख्याल में उसको भी ख़त्म करने की दरख्वास्त है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बचत इसमें है कि जिस जहाज़ से आए उसी जहाज़ से वापस भेज दें। क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक आइनी बहरान हो गया हुआ है। पहले तो खाली सियासी बहरान था और मुआशी बहरान था, और अब मैं समझता हूँ इसके साथ साथ एक आइनी बहरान भी हो गया है। तमाम इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे पार्लिमान हो, वो इस वक्त एक उनके ऊपर एक सबके ऊपर एक सवालिया निशान बन गया है। और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तमाम जो इदारे हैं वो अपने अपने दायरे के अंदर रह के जो कानून और आइन के अंदर है उसके अंदर कायम रखें, और एक कंसेंसस का माहौल जब तक पैदा नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के डिसाइड करना होगा कि इलेक्शन किस दिन होना चाहिए और किस दिन नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ पार्लियामान में फैसला हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठें, वरना इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के बका के लिए अच्छा नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले रही है और जो सुप्रीम कोर्ट में डिवीज़न नज़र आ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सियासी फैसले हैं वो सियासी फैसले पार्लियामान में होने चाहिए, पार्लियामान से बाहर नहीं होने चाहिए। यही जमहूरियत की रूह है। अगर सियासी फैसले अदालतों में होने लग गए तो फिर पार्लियामान की ज़रूरत नहीं रहेगी। जब तक कि पार्लियामान है, जब जमहूरियत के लिए पार्लियामान बड़ी ज़रूरी है। इस वक्त जो फैसले आए हैं, सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट को मैं समझता हूँ फैसला करना चाहिए, जो कि पंजाब असम्बली के अंदर का केस के अंदर जो फैसला आया सुओ मोटो 1 ऑफ 2023 के अंदर है कि क्या वो फैसला 4 जजेस और 3 जजेस का था या 3 जजेस और 2 जजेस का था। क्योंकि जो जजमेंट लिखी गई है उसके अंदर जो 2 जजेस की जजमेंट है, वो बाकी जो 2 जजेस हैं उनका हवाला देते हुए कहते हैं कि हमने उनके साथ इत्तेफाक किया है। अगर उन्होंने इत्तेफाक किया है तो ये जजेस 4 एक तरफ हो गए हैं और 3 एक तरफ हो गए हैं। जब तक कि ये फैसला नहीं होगा, मैं समझता हूँ चाहे वो 7 जजेस खुद बैठ के फैसला करें या फुल कोर्ट फैसला करें, अगर उसके बाद ये पता चलेगा कि ये जो पिटिशन चल रही है इस वक्त तारीख के लिए, इलेक्शन की तारीख के लिए, क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं है। अगर ये 4-3 का फैसला है तो फिर ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि पहले हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए, जो इंट्रा कोर्ट अपील उधर पेंडिंग है। अगर ये 3-2 का फैसला है तो फिर ये पिटिशन मेंटेनेबल हो जाती है। उसके बाद बात ये आ जाती है कि जो 29 तारीख का फैसला आया सुओ मोटो 4 ऑफ 2022 के अंदर, जो कि 2-1 से आया है, उन्होंने ये कहा है कि तमाम प्रोसीडिंग जो हैं आर्टिकल 184 ऑफ क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे पोस्टपोन कर दी जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए आज एक जज साहब ने, जो कि खुद भी उस बेंच का हिस्सा थे, अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है। अब इसको नज़र में रखते हुए ये भी फैसला करना पड़ेगा क्या वो जजमेंट जो है इन जजेस के ऊपर जो ये केस सुन रहे हैं इन पर ये लागू होती नहीं है कि नहीं। अगर ये लागू होती है, तो जो मैं समझता हूँ कि लागू होती है, तो फिर ये इस केस की सुनवाई नहीं हो सकती है जब तक कि इस केस को, इस ऑर्डर को, जो कि काजी फैज़ ईसा जज साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का जो फैसला है उसको सस्पेंड ना किया जाए या उसको सेट असाइड ना किया जाए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि एक फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए, जिसके अंदर ये तमाम बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल है रखी जाए।